हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और वही है ना यार, इंटरनेशनल ब्रेक है, यहाँ पर जर्नलिस्ट बोर हो रहे हैं, तो हालैंड, एम्बापे, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना से बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है, कंसिडरिंग कि भाई यहाँ पर मेसी और रोनाल्डो अब यूरोपियन मार्केट में नहीं है। वैसे क्या रोनाल्डो के रिगार्डिंग में आज काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, काफ़ी रिवीलिंग अपडेट्स हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आज की पहली अपडेट की, तो वो आती है यहाँ पर 90 मिनट और स्पोर्ट। पता नहीं है दोनों ने कंबाइंड कुछ निकाला है कि अपने अपने तरीके से स्टैंड अलोन रिपोर्ट निकाली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम जिस रिपोर्टर की बात करते हैं, उसने यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसने ये लिखा है कि भाई बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की को सेल करने के बाद, याओ फेलिक्स का चैप्टर खत्म करने के बाद, विक्टर रोगे को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो उनका प्लान है वो है अर्लिंग हालैंड। और अर्लिंग हालैंड के लिए जो साल उन्होंने फिक्स किया है वो है 2025। और 2025 पर्टिकुलरली इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर 2024 यानी कि अगला साल वो विक्टर रोगे को पूरा डेडिकेट करना चाहते हैं। और उसके बाद 2025 में यहाँ पर एक रिलीज क्लॉज है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई हालैंड को आप 150 मिलियन के लिए निकाल सकते हो। और सब्सिक्वेंट ईयर्स में यानी कि 2026 में ये और कम हो जाएगा, 2027 में ये और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बार्सिलोना पूरी तरीके से होमवर्क कर रही है अपना, किस तरीके से अर्लिंग हालैंड को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब देखो, सबसे पहले तो मतलब वो वाली चीज़ है, ग्रे एरिया में बॉल फेंक दी। अब आप इस पर सी दिस इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट ऐसी होती है जिसपे आप डिबेट कर सकते हो, इसमें कोई ब्लैक और वाइट कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आने वाले 2 साल में कुछ भी हो सकता है भाई, एम्बापे के केस में तो 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर एलिज किया गया है कि हालैंड के कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है 150 मिलियन का। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कुछ नहीं लिखा गया कि क्या हालैंड यहाँ पर बार्सा को प्रेफर करता है, रियल मैड्रिड को प्रेफर करता है, मैनचेस्टर सिटी को प्रेफर करता है। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी का इसके रिगार्डिंग क्या स्टैंड है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं है कि बार्सिलोना अपने फाइनेंसिस को कैसे कंट्रोल करने वाली है और किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करेगी। इसमें यहाँ पर यह भी मेंशन नहीं है कि रियल मैड्रिड यहाँ पर काउंटर करेगी या नहीं करेगी, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने मिशन एम्बापे पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। खैर, मैंने तुमको पहले भी बताया, चाहे केस रियल मैड्रिड का हो चाहे फिर केस बार्सिलोना का हो, अगर यहाँ पर अर्लिंग हालैंड का ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो 150 में तो नहीं हो रहा। सिंपल बात है, 150 में तो मतलब ही नहीं बनता। मैनचेस्टर सिटी कच्ची गोटी वाला क्लब नहीं है भाई, वो यहाँ पर डेफिनेटली नेगोशिएशन में जानते हैं, और पर्टिकुलरली बार्सा से पैसे निकालना तो उनको अच्छी तरीके से आता है। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूलियन एल्वारेज और अगर बाकी के प्लेयर्स की बात करें, अब देखो चाहे उसकी हम बात करें कोल पाल्मर की, भाई कितना बढ़िया हेडलाइन बना रहा था लेकिन निकाल के ले गई ना चेल्सी। सो देयर इज अ प्राइस टैग ऑन एवरी प्लेयर। अब यूलियन एल्वारेज को देखो, गैब्रियल जेसूस, सर्जियो एग्युएरो दोनों चल दिए। यहाँ पर यूलियन एल्वारेज का भी क्या केस है, कैसे डेवलप्ड होगा, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मोर देन अर्लिंग हालैंड टू बी ऑनेस्ट। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। इस इंटरनेशनल ब्रेक में कोई क्लब चला है तो वो यूनाइटेड ही है बस। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर जेडन सांचो ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अभी तक नहीं किया था। लेकिन इसके आसपास की जो रिपोर्ट्स है वो तुमको शायद से थोड़ा स्टोरी में इनसाइट दे देंगे कि अच्छा ये डेवलपमेंट हो रहा है शायद से। सबसे पहले बताया गया है कि भाई ये यूनाइटेड के हायर ऑफिशियल्स यानी कि जो ऊपर की सत्ता है वो कहीं ना कहीं अब इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है टेन हैग और जेडन सांचो के बीच में, क्योंकि करंटली वो ये मानते हैं कि दोनों के बीच में यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे में हमको यहाँ पर कूदना ही पड़ेगा। देखो, क्योंकि उनको भी पता है कि जेडन सांचो को आपको निकालना इतना ईजी है नहीं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ जो कि एथलेटिक ने अपनी एक्सक्लूसिव, जिसमें रोनाल्डो का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने ये चीज़ बताया कि जब जेडन सांचो को सऊदी बेचने की तैयारी कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, 60-65 मिलियन का कोई प्राइस टैग था। सऊदी से कोई ऑफर आए या ना आए वो तो बात की बात है, ये भाई साहब छुट्टी बनाने न्यूयॉर्क चले गए और इनके तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया कि वो यूनाइटेड को छोड़ने में इंटरेस्टेड है। यानी कि जेडन सांचो ने ये तो कंफर्म कर दिया था कि उसकी एरिक टेन हैग से बनने वाली नहीं है, लेकिन उसने ये भी कंफर्म कर दिया था कि वो यूनाइटेड छोड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो छोड़ना बोलना नहीं है मुझे। ऐसे में यहाँ पर ये तो कंफर्म था कि भाई यूनाइटेड की सत्ता को ये तो समझ में आ गया था कि अच्छा ये जाने वाला तो है नहीं इतने आराम से, तो क्यों ना इसको वापस से इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए। भाई जब आपके पास यहाँ पर एंटनी नहीं है, मेसन ग्रीनवुड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जेडन सांचो को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जाए। और ऐसे में यहाँ पर जेडन सांचो का वो पोस्ट डिलीट करना एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि भाई ने ना ही वो पोस्ट किया था बल्कि उसको पिन भी कर रखा था। और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी, लाइक सबसे पहले हल्ला कटा, जेडन सांचो को हेट मिली, जेडन सांचो की तरफ कोई नहीं आया, उसके बाद एंटनी का किस्सा हुआ, इस पूरे चीज में एक कांस्टेंट था कि भाई ने वो ट्वीट अभी भी पिन कर रखा था, लेकिन अब वो डिलीट हो गया है।
इसके रिगार्डिंग एक किस्सा है कि भाई जेडन सांचो ओले गुनर सोल्शायर की साइनिंग थी और ओले गुनर सोल्शायर को पता था कि जेडन सांचो यहाँ पर ट्रेनिंग के जो एटीट्यूड है उसका बहुत खराब है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग को पहले ही पता चल गया था कि जो स्टैंडर्ड है वो कम है और इसलिए जेडन सांचो कहीं ना कहीं कोप अप नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अब काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि इसको मेंटल इलनेस, मेंटल डिजीज या फिर मेंटल डिप्रेशन कहने की जगह आप सिंपल ये कहो कि जेडन सांचो का जो पर्सनल जो एटीट्यूड है, जो ट्रेनिंग एक्यूमन है, जो कैपेबिलिटीज है, वो बार बहुत लो है और यूनाइटेड उसको मेंटल उससे कवर कर रही है। अगेन यार, किसी की मेंटल हेल्थ पे मैं यहाँ पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी पर्सनल मैटर है और काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और लोग 99% इस पर बहुत आई वुड से लाइक इररेशनल कमेंट करते हैं, नहीं सोचते हैं कि वो कमेंट करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए जरूर। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक किस्सा आया है। उन्होंने कहा कि भाई जेडन सांचो को जब 1 साल पहले लड़ाई हो रही थी, जब डॉर्टमुंड के साथ यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं हो पाई, तब यहाँ पर यूनाइटेड ने उसको कंफर्म किया था कि भाई अगले साल तू जब आएगा तब हमको तेरे को नंबर 7 वाली जर्सी देंगे और तू उसकी जो लेगेसी है उसको कैरी करेगा। लेकिन अगले साल जब वो आया तो वहां पर एडिसन कवानी ने वो पहन रखी थी और फिर जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो आया तो यहां पर वो जर्सी का नंबर एडिसन कवानी से क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे गया। अब इसके रिगार्डिंग एथलेटिक ने भी कंफर्म नहीं कर रखा है अपने स्टेटमेंट में कि क्या जेडन सांचो को इससे प्रॉब्लम थी कि नहीं। उन्होंने इसको सिंपली वहां पुट कर दिया, आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम था तो उन्होंने वहां पुट कर दिया। इसी के साथ जो दूसरा चैप्टर था वो था जब राल्फ रांगनिक मैनेजर था, तो यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर्टिकुलरली काफी कंसर्न था कि भाई किस तरीके से यूनाइटेड रांगनिक के अंडर खेल रही है और यहां पर उन्होंने अपनी जो लाइक ड्रेसिंग रूम में इन्फ्लुएंस था उसके चक्कर में जो पूरी टीम बनाई और टीम बना के कहा कि भाई हम रांगनिक को कहेंगे कि वो 4-3-3 से 4-4-2 पे शिफ्ट हो। अब यहां पर उस रिपोर्ट में और पूरे स्टैटिस्टिक्स के किस्से की बात करें तो 4-3-3 में जेडन सांचो की परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ रही थी, लेकिन 4-4-2 में यहां पर रोनाल्डो को अपने साथ अप टॉप एक बंदा चाहिए था खेलने के लिए और यहां पर ही कहीं ना कहीं जेडन सांचो का पत्ता और कट गया। अगेन इसमें भी एथलेटिक ने मेंशन नहीं कर रखा कि जेडन सांचो क्या हिसाब था, क्या रिएक्शन था, क्या रोनाल्डो के इन्फ्लुएंस में था, क्या वो रोनाल्डो के एंटी था, या फिर जस्ट यहां पर एथलेटिक ने इसको पुट किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उसमें था। खैर, इसी के साथ यार पर माइक फेलन की बात करें जो कि बहुत अरसे से असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं, डगआउट में रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, सर एलेक्स फर्गुसन के अंडर, ओले गुनर सोल्शायर के अंडर और यहाँ पर राल्फ सैक्सी रांगनिक के अंडर। उन्होंने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में बताया कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दूसरा स्पेल हुआ तो वो एक ऑफकोर्स थोड़ा सा एजेड था, ऑफकोर्स अपने करियर के ट्विलाइट पे था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेंटली कहे तो वो और ज़्यादा डिटरमाइंड था और ज़्यादा कट्टर था अपनी फिटनेस को लेके, अपने प्ले स्टाइल को लेके। आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल कम था, कहीं ना कहीं और ज़्यादा मोटिवेटेड था, लेकिन उसके जो स्टैंडर्ड्स थे वो ऑल टाइम हाई थे और आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा हाई थे। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि जब आपका प्लेयर एक ऐसा आता है कि जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और जब वो चाहता है कि जो बाकी के प्लेयर्स भी हैं वो भी उसके लेवल पे आए, वो अपना लेवल डाउन नहीं करना चाहता बल्कि बाकियों का लेवल ऊपर लेके आना चाहता है, तो इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ हुई थी, वो था यूनाइटेड में रोनाल्डो ने ड्रेसिंग रूम में जो इन्फ्लुएंस था वो छूट गया था क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसके अब एंटी हो रहे थे। अब ये चीज़ हो सकती है, आई थिंक आप समझ सकते हो इस चीज़ को कैसे हो सकता है, चाहे ब्रूनो की बात करें, चाहे हम यहाँ पर मैगवायर की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो इन्फ्लुएंस है या फिर आप कह सकते हो कि एंटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला जो एक हवा थी वो बहने लग गई थी इस तरीके से ड्रेसिंग रूम में। खैर, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी अपने स्वदेश की। तो भाई कल यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी खबर आई और वो ये है कि भाई FDSL और यहाँ पर इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ आ गया कि भाई यहाँ पर सुनील छेत्री लीड करेंगे एशियन गेम्स में टीम इंडिया को और इसी के साथ सुनील छेत्री वाले ब्रेक थ्रू के बाद ही ईगो स्टिमैच भी अब यहाँ पर टीम इंडिया को लीड करने वाले। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ईगो स्टिमैच इसको मना करते हैं तो उनके असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पर लीड करेंगे। अब इसके रिगार्डिंग जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैं समझ रहा हूं, जितना मैंने फील किया है, 80-70% यही है कि भाई इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ और नो मैटर व्हाट अपन तो टीम के पीछे ही हैं, चाहे छेत्री सार होते या फिर ना होते। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक पॉलिटिक्स खेली गई है और यहाँ पर काउंटर किया गया है कि भाई जब आपके बस की कुछ ना हो, आपकी बस की कुछ ना हो, आपसे कुछ हुआ ना हो, आपने कुछ ठीक किया ना हो, आप बिल्कुल नाली में कूद गए हो, आप बिल्कुल गटर में हो, इस समय आपने बिल्कुल गटर छाप यहाँ पर अपनी टैक्टिक्स करी हो, तो आपको एक चीज़ पता है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपको पता है हम कुछ ढंग का तो कर नहीं सकते यहाँ से, हम टैक्टिकली कुछ बढ़िया नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। और क्योंकि पता है कि लोगों का एक वीक पॉइंट है सुनील छेत्री, तो हम छेत्री को ही ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसिव PR हमको मिल जाएगा कि हमने यहाँ पर एक बढ़िया अच्छा काम करा है।
और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है कि भाई यार ये तो बहुत बेकार चीज़ तुमने करी है, और यहाँ पर जो तुमने सुनील छेत्री वाला कार्ड खेला है वो कुछ नहीं करा, बस तुमने चीज़ों अपने नाकामियों को ढक दिया है। इसके रिगार्डिंग तुम्हारा क्या? अबे ठीक है, होगा इंपॉर्टेंट बाद में। तो तुम बताना कि तुम्हारा इसके रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड है और तुम इसको किस नज़रिए से देखते हो। मैं तो यार देखो इसको नेट पॉजिटिव ही देखता हूँ, क्योंकि अगेन ठीक है पॉलिटिक्स चलती ही रहेगी भाई, पॉलिटिक्स चलती ही रहेगी। सोचो उधर मैगवायर खेल रहा है इंग्लैंड की टीम से, तो पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। तो भाई बायर्न यहाँ पर अल्फोंसो डेविस को किसी भी तरीके से रखना चाहती है, और देखो इसके पीछे स्पोर्टिंग तो है ही 80%, लेकिन 20% ये भी है कि क्योंकि यूएसए में उस पूरे एरिया में वर्ल्ड कप 26 होने वाला है और अल्फोंसो डेविस कनाडा का स्टार है, तो ऑफकोर्स वो पीआर, वो पब्लिसिटी और वो फुट होल्ड यहाँ पर मिलेगा बायर्न को, जो कि ऑफकोर्स एक बड़ा क्लब है, लेगेसी क्लब है। 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर बायर्न ने जब बात आगे बढ़ाई कि भाई चलो अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात करते हैं, तो अल्फोंसो डेविस की तरफ से, जो कि अभी खुश नहीं है बायर्न में, मतलब वैसे उनकी सत्ता से खुश नहीं है, इतना कुछ स्मूथ रिलेशंस बनते नहीं है, तो उसने कहा कि अगली साल देखेंगे, अब अभी इस समय मेरे को बायर्न पे पूरा फोकस करने दो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का होगा वो अगली साल होगा। रियल मैड्रिड यहाँ पर पूरा होमवर्क कर रही है और वो मेक श्योर कर रही है कि जो अल्फोंसो डेविस का खुद का मन है वो यहाँ पर नए एडवेंचर की तरफ हो, रियल मैड्रिड की तरफ हो। इससे हुआ ये कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 1 साल पहले बायर्न यहाँ पर फोर्स्ड हो जाएगी अल्फोंसो डेविस को सेल करने के लिए। अगेन रियल मैड्रिड के इस रिपोर्ट में ये चीज मेंशन नहीं है कि फोर्स्ड हो जाएगी, उसका क्या प्राइस है। बायर्न यहाँ पर मजबूरी में सेल करेगी, उस मजबूरी का एक प्राइस टैग होता है। मजबूरी तो मैं उसको तब कहूंगा जब वो 50-60 मिलियन के आसपास मांग लेंगे अल्फोंसो डेविस के लिए। अच्छा वो मजबूरी का नाम ही अगर 140 मिलियन रखेंगे तो मूद दो ऐसी मजबूरी पे, सिंपल सी बात है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।